is going on. In our previous classes, we have completed our chapter first and exercise 2.21 revision. And today we will start exercise 2.2 revision. So without any wasting of time, let's get started. Question number 1. Find the sum. Our question is 3 4 by 5 plus 2 3 by 10 plus 1 1 by 15. All the fractions are in a mixed fraction. Firstly, we have to convert into improper fraction. So 5 3 15, 15 plus 4 19 upon 5 plus 10 2 20, 20 plus 3 23 upon 10 plus 15 1 15 plus 1 16 upon 15. All are unlike fractions, so we have to make a like fraction by taking a LCM. Let's take LCM. 5, 10, 15. And the LCM is 5 1 ja, 5 2 ja and 5 3 ja. 2 and 3 are prime numbers, so 3 2 ja 6 and 6 5 ja 30. And our LCM is 30. So now we have to solve LCM. 5 से हम 30 को डिवाइड कराएंगे 6 एंड 19 6 जा 114 प्लस 10 से 30 को डिवाइड कराएंगे 3 एंड 23 मल्टीप्लाई बाय 3 69 प्लस 15 से हम 30 को डिवाइड कराएंगे 2 एंड 16 2 जा 32 एंड द सम ऑफ द 114 प्लस 69 प्लस 32 द सम इज 215 अपॉन 30. अब इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास ये 43 अपॉन 6 और मिक्स फ्रैक्शन में करेंगे तो इसको आ जाएगा 7 6 जा 42 एंड 1 इज रिमाइंडर. दिस इज अवर आंसर. क्वेश्चन नंबर 2. फाइंड द डिफरेंस. डिफरेंस का मतलब क्या है, इनके बीच में अंतर क्या है, यानी कि सबट्रैक्ट करना है. अब हमारे पास क्वेश्चन है 3 by 10 माइनस 1 7 अपॉन 15. अब ये हमारे पास मिक्स्ड फ्रैक्शन है. मिक्स्ड को हम इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे. इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 10 3 जा 30 एंड 30 प्लस 3 33 अपॉन 10. इट मीन्स ये आ जाएगा 33 अपॉन 10 माइनस 15 1 जा 15 एंड 15 प्लस 7 22 अपॉन 15. अब फिर से हमने ऑब्जर्व किया कि दोनों अनलाइक फ्रैक्शन हो गए. लाइक कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे एलसीएम. 10 और 15 का एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा 30. एलसीएम ले लेते हैं हम 30 हमारा एलसीएम आ गया. अब इसको सॉल्व करेंगे. 10 से हम 30 को डिवाइड कराएंगे 3 और 3 की मल्टीप्लाई 33 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 99 माइनस 15 से हम 30 को डिवाइड कराएंगे 2 एंड 2 की मल्टीप्लाई 22 से करेंगे तो 44 एंड द डिफरेंस ऑफ 99 एंड 44 इज 55 अपॉन 30. अब इसके हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं तो हम इसको कैंसिल आउट करते हैं 5 की टेबल से. 5 6 जा 30 एंड 5 11 जा 55 एंड द आंसर इज 11 by 6. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. सिंप्लीफाई 15 माइनस 9 by 20. अब देखो ये हमारे पास फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन में गिवन है बट अनलाइक है तो हमें इनका एलसीएम लेना होगा 10 15 और 20. इन तीनों का एलसीएम क्या आ जाएगा हमारे पास 60. अब हम एलसीएम अपने सोल्व कर लेते हैं. 10 से हम डिवाइड कराएंगे 6 और 6 मल्टीप्लाई बाय 3 18 प्लस 15 से हम डिवाइड करवाएंगे 15 4 जा एंड 4 4 जा 16 माइनस 20 से हम डिवाइड कराएंगे 3 एंड 3 9 जा 27. अब हम जो ऐड वाले इनको ऐड करेंगे और बाकी को इसका डिफरेंस कर देंगे. 18 प्लस 16 करेंगे तो 34 माइनस 27 अपॉन 60 एंड 34 में से 27 लेस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 7 अपॉन 60. दिस इज अवर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट शुड बी एडेड 8 1 by 7 टू गेट 14. हमें क्या ऐड करना चाहिए इस फ्रैक्शन के साथ 8 1 by 7 के साथ कि हमें 14 मिले रिजल्ट में. तो हम अपनी तरफ से कंसिडर कर लेते हैं वो नंबर क्या होगा x. लेट द नंबर x. नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 8 1 by 7 प्लस x इज इक्वल्स टू 14. अब इसको हम कन्वर्ट करते हैं. कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा 7 8 जा 56 एंड 56 प्लस 1 57. सो 57 अपॉन 7 plus x is equals to 14 where x is equals to 14 minus 57 upon 7 by taking LCM. अब हम इसका LCM लेते हैं तो 7 हमारा LCM आ गया है. Now 14 7 जा 98 minus 57. अब इनका डिफरेंस क्या आ जाएगा 98 में से 57 लेस करेंगे तो 41 अपॉन में 7. और अगर मैं इसको मिक्स में कन्वर्ट करूं तो
7 5 जा 35 होता है और रिमाइंडर क्या आ जाएगा 6। तो इट मीन्स हमें क्या ऐड करना चाहिए 5 6/7 ऐड करें हम 8 1/7 के साथ तो हमें आंसर क्या मिलेगा 40। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 10 टू गेट 3 3/4। अब पिछले क्वेश्चन में हमने किया था ऐड करना था, इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है। तो हम किसी नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, वो नंबर हम कंसिडर करते हैं x, लेट द नंबर x। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे 10 माइनस x इज इक्वल्स टू 3 3/4। अब इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर लेते हैं प्रॉपर में, तो आपको मिलेगा माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 4 3 जा 12 एंड 12 प्लस 3 15/4 और ये 10 यहाँ पे प्लस है, इधर जाके माइनस 10 वेयर माइनस एक्स इज इक्वल्स टू एलसीएम क्या आ जाएगा 4 हमारा, सो 15 माइनस 40। तो इनका डिफरेंस क्या आ जाएगा 15 और माइनस 40 का माइनस 25/4। माइनस से माइनस कैंसिल, तो वो नंबर क्या हो जाएगा x हमारा 25/4 हो जाएगा। अब हम इसको मिक्स्ड में कन्वर्ट कर देते हैं, तो क्या होगा 6 4 जा 24 होता है 6/4, तो रिमाइंडर क्या आएगा 1। तो आंसर क्या आ जाएगा 6 1/4 इज अवर आंसर। नाउ एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड 6/10 ऑफ 90। मीन्स इसका हमें प्रोडक्ट निकालना, ऑफ को हम रिप्लेस करेंगे साइन ऑफ मल्टीप्लाई से, तो हम इसको राइट कर सकते हैं 6/10 मल्टीप्लाई 90, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 9 जा 54 एंड द आंसर इज 54। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करना में 9/5 मल्टीप्लाई बाय 45। अब जो कैंसिल होता है पहले उन्हें करेंगे 5 1 जा 5 एंड 5 9 जा 45, सो 9 9 जा 81 इज अवर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड दी प्रोडक्ट। आपको इनका प्रोडक्ट निकालना है 2/3 मल्टीप्लाई 9 3/8 मल्टीप्लाई 3 4/5। इनका आपको प्रोडक्ट निकालना है। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन थे, मैंने इनको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर दिया है, तो 2/3 मल्टीप्लाई 75/8 मल्टीप्लाई 19/5, जो मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चंस में भी बताया था किस तरह से कन्वर्ट करना है। अब मैं इनको कैंसिल आउट करूंगी और इनका प्रोडक्ट लिखूंगी, तो 2 1 जा 2 एंड 2 4 जा 8, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 एंड 3 5 जा 15। नाउ 5 1 जा 5 एंड 5 5 जा 25। तो न्यूमिनेटर में हमारे पास 5 और 19 है, तो 19 5 जा 95 और डिनोमिनेटर में ओनली हमारे पास 4 है, तो 4 1 जा 4 ही होगा, तो 95/4। अब इसको मैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करती हूँ, तो क्या हो जाएगा 23 4 जा, इसका आ जाएगा 23 3/4। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 4, सिंप्लीफाई 2 2/17 मल्टीप्लाई 7 2/9 मल्टीप्लाई 133/52। ये सारे हमारे मिक्स्ड फ्रैक्शन है। मिक्स्ड को मैंने इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर दिया है 36/17 65/9 एंड 85/52। अब हम इनको कैंसिल आउट करेंगे, जो कैंसिल होते हैं उनको कैंसिल आउट करेंगे, बाकी के हम प्रोडक्ट पे लिखेंगे। 17 1 जा 17 और 17 5 जा 85, 9 1 जा 9 एंड 9 4 जा 36, 4 1 जा 4 एंड 4 1 जा 4 4 3 जा 12 13 एंड 13 1 जा 13 13 5 जा 65। न्यूमिनेटर में हमारे पास 1 5 5, सो 5 5 जा 25 और डिनोमिनेटर में हमारे पास 1 1 1, तो 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा, सो आंसर इज 25। Cost of 1 liter petrol is ₹78 2/3. Find the cost of 12 liter of पेट्रोल। हमें 1 लीटर पेट्रोल की कॉस्ट हमें गिवन है 78 2/3 रुपीज। अब हमें 12 लीटर की निकालनी है। जब देखो कम के लिए करते हैं तो हम डिवाइड करते हैं और जब ज्यादा के लिए करते हैं तो हम हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं। तो सॉल्यूशन में क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ 1 लीटर पेट्रोल इज 78 2/3 रुपीज की है। तो अब हमारे पास ये मिक्स्ड है, अब इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे तो इम्प्रॉपर में क्या आ जाएगा हमारे पास 236/3 आ जाएगा। नाउ कॉस्ट ऑफ 12 लीटर पेट्रोल, 1 लीटर की हमें दी हुई है, 12 की हमें निकालनी तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई 236/3 is multiply by 12, so 3 1 जा 3 3 4 जा 12 और 236 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 944। तो 12 लीटर पेट्रोल की कॉस्ट क्या हो जाएगी 944 रुपीज। एज 400 पेजेस सानू रीड्स 1/20 ऑफ इट डेली। सानू डेली 1/20 पेजेस बुक के रीड करती है। हाउ मेनी पेजेस
कैन शी रीड इन 7 days, तो 7 days में वो कितने बुक्स पेजेस रीड करती है। बुक में टोटल पेजेस हमारे पास 400 है, 1 डे में वो 1/20 पेजेस रीड करती है, तो नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं बुक में, 400 है। अब नंबर ऑफ पेजेस सानू रीड डेली, डेली कितना रीड कर पाती है वो, 1/20, यानी कि 1/20 ऑफ 400 हम कर देते हैं, तो 21 जा और 22 जा हो जाएगा। तो 20 पेजेस वो डेली के रीड करती है, 20 जब 400 होता है, तो 1 डे में वो 20 पेजेस रीड करती है। तो हाउ मेनी पेजेस शी रीड इन 7 days, तो नंबर ऑफ पेजेस 7 days में वो कितने रीड कर पाती है, तो 7 days के लिए हम क्या करेंगे, 20 मल्टीप्लाई बाय 7, तो कितना हो जाएगा 140 पेजेस। तो मीन्स कि वो 7 days में 140 पेजेस ही रीड कर पाएगी। रेसिप्रोकल ऑफ 6 2/5, इसका हमें रेसिप्रोकल राइट करना है। पहले हमारे पास मिक्स्ड फ्रैक्शन है, मिक्स्ड को हम इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, 5 6 या 30 एंड 30 + 2 32, तो ये हो जाएगा 32/5। अब इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 5/32, इसका रेसिप्रोकल हमारा 5/32 हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज डिवाइड 7/2/5, 7 से हमें 2/5 को डिवाइड करना है, तो हम इसको राइट करेंगे 7 डिवाइडेड बाय 2/5। इस डिवाइड को जब हम रिप्लेस करते हैं मल्टीप्लाई से, तो हमें इसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा किसी एक नंबर का, तो मैं करती हूँ 7 मल्टीप्लाई 5/2, मैंने इस नंबर का रेसिप्रोकल कर दिया है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 7 5 35/2, दिस इज अवर आंसर। एंड द नेक्स्ट पार्ट 22/3/7 3/4, मिक्स्ड फ्रैक्शन है, मिक्स्ड को हमने इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर दिया है, 62/3 डिवाइडेड बाय 31/4, डिवाइड को हम मल्टीप्लाई से रिप्लेस करेंगे तो हम किसी एक नंबर का रेसिप्रोकल करते हैं, तो हम इसमें करेंगे 62/3 इज मल्टीप्लाई 4/31, तो अब इसको कैंसिल करते हैं, 31 1 जा 31 एंड 31 2 जा 62 एंड 4 2 जा 8/3, दिस इज अवर आंसर। Now word problem question, a chord of length 10 2/5 meter is cut into 4 equal pieces, find the length of each piece। हमारे पास कोई कोड है जिसकी लेंथ है 10 2/5 मीटर, उसकी लेंथ है, उस कोड को हमने 4 पीसेस में डिवाइड किया है, इक्वल पार्ट होंगे हमारे, तो अब हमें ये देखना है कि उन 4 पार्ट्स की लेंथ कितनी है। तो लेट अस स्टार्ट सॉल्यूशन। लेंथ ऑफ कोड इज 10 2/5 मीटर, ये मिक्स्ड है, इसको हमने इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर दिया, 52/5 मीटर हो गया है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कहा गया कि 4 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है, तो कट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। नाउ रिक्वायर टू फाइंड द लेंथ ऑफ ईच पीस, हमें लेंथ निकाली ईच पीस की, तो हम डिवाइड करेंगे 52/5 इज डिवाइडेड बाय 4। अब 4 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो हम इसका करेंगे रेसिप्रोकल, तो रेसिप्रोकल करेंगे 52/5 इज मल्टीप्लाई बाय 1/4, तो 4 से हम इसको डिवाइड करेंगे, 4 1 जा 4 एंड 4 13 जा 52 एंड द आंसर इज 13/5। और इसको मिक्स्ड में अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो आ जाएगा 5 2 जा 10 और 3 हमारा रिमाइंडर आ जाएगा, दिस इज अवर आंसर। ईच लेंथ ऑफ आवर कोड इज 2 3/5 मीटर, सारे पीसेस की लेंथ ये होगी। Now next question is simplify 4/7 divided bracket 2 1/4 plus 3 2/5 bracket क्लोज। इसे हमें सिंप्लीफाई करना है, जो मिक्स्ड फ्रैक्शन हम उनको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे और अकॉर्डिंग टू अवर बोर्ड मास रूल सबसे पहले हमें ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, 4/7 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट, अभी चेंज कर दिया, 4 2 जा 8 8 + 1 9/4, इसको कर दिया 5 जा 15 15 + 2 17 17/5। अब इस ब्रैकेट को सोल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एलसीएम लेना होगा, तो एलसीएम लेके करते हैं 4/7 डिवाइड ब्रैकेट, 4 और 5 का एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 20, तो एलसीएम सोल्व करते हैं हम, 4 के टेबल में 20 कहाँ आएगा 5 जा पे एंड 5 9 जा 45 प्लस 5 से करेंगे तो 4 एंड 17 4 जा 68। नाउ 4/7 इज डिवाइडेड बाय, अब दोनों का सम क्या हो जाएगा 45 और 68 का 113/20। अब डिवाइड को रिप्लेस करते हैं हम मल्टीप्लाई से, तो इसका हम रेसिप्रोकल करेंगे, तो आ जाएगा हमारे पास 4/7 मल्टीप्लाई 20/113। अब हम इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, 4 मल्टीप्लाई बाय 20 आ जाएगा 80 और 7 मल्टीप्लाई बाय 113 आ जाएगा 791। दिस इज अवर क्वेश्चन। बाकी के पार्ट्स आप लोग क्या है खुद से ट्राई करेंगे, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप अपने टीचर से पूछ सकते हो। Now this is all about our chapter 2. I hope you understand it. If you have any doubt in any question, you can ask to me. Thank you. Of class 7 and all
Here I am Vinita ma'am, teacher of science subject, teaching in MLP School Rajpura, welcoming you to our YouTube channel of online classes. Student, as you know that in our today's coming videos, we are going to revise our syllabus. So today we will start from the chapter 3rd, that is, here is the MCQs. We will do the firstly MCQ, tick the correct option. Which of the following is not an animal fiber? Student, as you know that the chapter 3rd belongs to the fiber, animal fiber and plant fiber. In this chapter we have read about the fiber, how the fiber made, what we get from the animal or what we get from the plant. And so student, I think you get all the content that I have explained to you in this chapter. So now we are going to doing the exercise. First question is about the MCQs that already I have told you. First is, which of the following is not an animal fiber? Student, animal fiber वो फाइबर होते हैं जो कि हमें एनिमल से मिलते हैं, लाइक वूल एंड सिल्क. दीज ऑल द फाइबर दैट वी गेट फ्रॉम द एनिमल. सो हियर द राइट आंसर दैट इज जूट, बिकॉज हियर इज मेंशन नॉट. तो नॉट में बोल रहा है एनिमल फाइबर नहीं है. द फर्स्ट वन इज अबाउट जूट. द नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द वूल प्रोडक्शन? ये वर्ड जो है शेयरिंग, राइट आंसर इज your shearing, because shearing is related to the wool production. Mostly shearing term जो है student, जो wool की skin से, sorry, sheep के skin से जो हम wool हटाते हैं, remove करते हैं, that is known as the shearing. So next is, question is, pashmina shawl is made from the underfur of dash. Pashmina is a kind of wool that we get from the कश्मीरी गॉड. स्टूडेंट, गॉड जो कश्मीर वगैरह में रहते हैं उनकी स्किन से वी गेट पश्मीना वूल. द नेक्स्ट इज, विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्क? स्टूडेंट, द राइट आंसर इज चाइना, बिकॉज चाइना हैज अ लार्ज प्रोडक्शन ऑफ सिल्क. द नेक्स्ट इज, द rearing of silkworm for production of silk is called sericulture. स्टूडेंट, सिल्कवर्म के सिल्कवर्म से सिल्क को गेन करना, लेना एंड उसका प्रोडक्शन करना, वो सारा कंटेंट आता है स्टूडेंट सेरिकल्चर में. बिकॉज सेरिकल्चर में हम क्या करते हैं, सिल्कवर्म्स को हम लोग रेयर करते हैं, उनको पालते हैं, फीड वगैरह करवाते हैं, ब्रीडिंग करवाते हैं, एंड ऑल द सिल्क वी गेट फ्रॉम द सिल्कवर्म. सो द होल प्रोसेस इज कम अंडर द सेरिकल्चर. इट इज अ टाइप ऑफ कल्चर, मीन्स जैसे आपने एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर के बारे में सुना होगा, लाइक दैट दिस इज द सेरिकल्चर. मूव टू द fill in the blanks. Fill in the blanks is, fiber are of two kinds, natural and synthetic fiber. I have told you already that the fibers are made from the whether it is made from the naturally or whether it can be obtained from the synthetic method. Or synthetic is the process in which we add the chemicals to the natural fiber and then we get the fiber. That is synthetic fiber, like nylon, rayon, polyester and so many more are there. The next one is, the removal of wool from the sheep is called tanning. एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कि हम वूल को रिमूव करते हैं शीप्स की बॉडी से, दैट इज नोन एज द shearing. Shearing is the process in which we remove the wool from the sheep's body. The next is, the eggs of the silkworm are fed on dash silkworm that feeds only the mulberry. मलबरी आपने सुना होगा स्टूडेंट, मलबरी की लीव्स पर ही सिल्कवर्म मोस्टली फीड करते हैं, वो उन्हीं की लीव्स को खाते हैं. तो उनके जो एग्स वगैरह हैं वो भी आप उसी पर जनरली उसी पर मिलेंगे, बिकॉज वो नेस्टिंग वगैरह में भी करते हैं. सो द राइट आंसर इज मलबरी लीव्स. द प्रोसेस ऑफ शेडिंग द स्किन बाय लार्वा इज नोन एज, एक ऐसे प्रोसेस जिसमें कि लार्वा क्या करता है, अपने बॉडी से स्किन को मीन्स रिमूव करता है, दैट इज नोन एज द मॉलिंग. नेक्स्ट इज, द पर्सन हु रिमूव्स द वूल इज कॉल्ड, एक ऐसा पर्सन जो शिप्स की बॉडी से वूल को रिमूव करता है, मीन्स उसकी हेयर्स को, उसकी फ्लीज को रिमूव करता है, द पर्सन इज नोन एज shearer. स्टूडेंट, द राइट आंसर इज shearer, बिकॉज shearer के थ्रू ही शेयरिंग प्रोसेस होती है एंड द प्रोसेस, द पर्सन इज नोन एज shearer. This is the student true false of the chapter 3. The first one is, the Angora rabbit is best variety of wool. Student, नो, अंगोरा रैबिट जो है वो बेस्ट वेराइटी के वूल्स को नहीं, बिकॉज यहाँ पे वूल की बात कर रहे हैं तो इससे अंगोरा रैबिट से हमें स्टूडेंट फर मिलता है. वी गेट फर फ्रॉम द अंगोरा रैबिट, नॉट द वूल. वूल प्रोडक्शन के लिए कश्मीरी
a lot of silk from their body. So this statement is true. The wool burns easily. Yes student, this wool burns easily. Sorry, this statement is false because wool को अगर आप burn करते हो, it leaves a residue. Always leaves a residue and smells like a, you can say that we smell very dirty like a rotten meat, you can say that. So the next is wool is obtained only from the sheep. This statement is false student. We get wool from the camel, or we can say that there are many more animals from where we get the wool. The next is write one word for the following. This one word student, you have to give the one word answer for the following statement. The first one is the name of the sheep which produces finest variety of wool. स्टूडेंट एक ऐसे शेप जिसमें से हमें फाइनेस्ट बिल्कुल थिन पतली से वूल मिलते हैं. सो द राइट आंसर इज मैरिनो sheep. Chapter 4 we are doing the revision of exercise of the chapter 4, that is our related to the heat temperature, and you have read about this, that in this chapter we came to know that how to read about the thermometer, chemical thermometer, and what are the Fahrenheit, Celsius, and so many more things. We have converted the Celsius to Fahrenheit and Fahrenheit to
radiation, a device that prevents loss of heat through conduction, convection and radiation. एक ऐसी डिवाइस जिसमें क्या हो सकता है, प्रिवेंट लॉस ऑफ हीट को, मतलब ऐसी डिवाइस जिसमें कि क्या कह सकते हो आप, लॉस नहीं होता हीट का थ्रू कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, तीनों टर्म में हीट लॉस नहीं होती. दैट इज थर्मोफ्लास्क. लैंड ब्रीज फ्लोइंग एट नाइट टाइम, जो लैंड ब्रीज रात के टाइम पे फ्लो होती है, दैट इज ड्यू टू द कन्वेक्शन प्रोसेस. सो स्टूडेंट, वी हैव डन आवर चैप्टर 4 नाउ. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. बेटा कल हमने पार्ट 6 पढ़ा था, उसके सही विकल्प के प्रश्न उत्तर हमने कर लिए और ये मौखिक प्रश्न भी हमने कर लिए. अब करते हैं अति उत्तरीय प्रश्न उत्तर. अति लघु उत्तरीय में यानी आपको एक या दो शब्दों में ही उनके उत्तर लिखने हैं. तो पहला प्रश्न है, कौन सा पेड़ यात्रियों के लिए छाया नहीं देता? कौन सा पेड़ यात्रियों के लिए छाया नहीं देता? तो उत्तर आएगा इसके अंदर खजूर का. कौन सा पेड़ नहीं देता? खजूर का. दूसरा प्रश्न, कौन सी चीज पुरानी होने पर अधिक स्वादिष्ट हो जाती है? तो हमने दोहा पढ़ा था कि पान पुराना घी नया. तो कौन सी चीज पुरानी होने पर अधिक स्वादिष्ट हो जाती है? पान. उत्तर आएगा इसमें पान. तीसरा, पानी के बिना किन तीन चीजों के अस्तित्व समाप्त होने की बात कही गई है? कि पानी के बिना कौन सी तीन चीजें हैं जो समाप्त हो जाती हैं? तो यहाँ पर उत्तर बताया है मोती, मनुष्य और चून. कौन कौन सी? मोती, मनुष्य और चून. तो पहले में उत्तर है खजूर, दूसरे में पान, तीसरे में मोती, मनुष्य और चून. आगे है चौथा प्रश्न, कौन हमारी निंदा करके हमारी सहायता करता है? कि हमारी निंदा कौन करके हमारी सहायता करता है? तो उत्तर आएगा इसके अंदर निंदक. कि निंदक हमारी यानी जो निंदा करने वाले हैं वो हमारी निंदा करके हमारी सहायता करते हैं. कि किस प्रकार से? कि जो निंदक है वो हमारी बुराई करता है, जिससे हमें पता चल जाता है कि हमारे अंदर क्या कमी है और हम उनको सुधार लेते हैं. अगला प्रश्न, दूसरों में बुराई ढूंढने से पहले हमें क्या करना चाहिए? कि जब हम दूसरों में बुराई ढूंढने लगते हैं तो उससे पहले हमें क्या करना चाहिए? तो उत्तर आएगा हमें अपने अंदर बुराई ढूंढनी चाहिए. कि दूसरों में बुराई ढूंढने से पहले हमें अपने अंदर की बुराई ढूंढनी चाहिए. आगे है, किन चार चीजों को स्वर्ग सुख के समान बताया गया? ऐसी कौन सी चार चीजें हैं जिन्हें स्वर्ग के समान बताया गया? तो यहाँ पर बताया गया है पुराना पान, नया घी यानी ताजा घी, चरित्रवती स्त्री तथा घोड़े की सवारी. ये चार चीजें हैं जिनको क्या बताया है? स्वर्ग के समान बताया है. तो आपको बेटा तीसरे प्रश्न का उत्तर है निंदक, चौथे का है हमें अपने अंदर की बुराई ढूंढनी चाहिए और पांचवे का है पुराना पान, नया घी, चरित्रवती स्त्री तथा घोड़े की सवारी. ये स्वर्ग के समान बताई गई है. अब है आपका अगले लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर. लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर में आपको जो उत्तर है वह एक या दो वाक्यों में ही देने हैं. तो पहला प्रश्न है, कौन कौन सी 7 चीजें छुपाने से भी नहीं छुपती? ऐसी कौन सी 7 चीजें हैं जो छिपाने से नहीं छिपती हैं? तो उत्तर आएगा इसमें खैरियत यानी किसी की सलामती. अगर कोई सेहतमंद है तो वो किसी के छिपाने से नहीं छिपती. दूसरा, खून यानी कि अगर किसी ने किसी को मार दिया है, कत्ल कर दिया है तो वो नहीं छिपता. तीसरी, खांसी. चौथी, खुशी कि अगर कोई प्रसन्न है, खुश है तो वो भी किसी से नहीं छिपती. दुश्मनी, अगर किसी से दुश्मनी है, बैर भाव है तो वो भी नहीं छुपता. छठा, प्रेम. और सातवां है मदिरा का नशा यानी शराब का नशा है, वो किसी के भी छुपाने से नहीं छिपता. तो यहाँ पर 7 चीजें हैं, खैरियत यानी सलामती, खून, कत्ल, खांसी, खुशी, दुश्मनी, प्रेम और मदिरा का पानी किसी के भी छुपाने से नहीं छुपते. आगे है, सही अर्थों में बड़ा व्यक्ति कौन होता है? सही अर्थों में बड़ा व्यक्ति कौन होता है? तो जो व्यक्ति बड़प्पन का प्रदर्शन या दिखावा नहीं करता. जो व्यक्ति बड़प्पन का दिखावा या प्रदर्शन नहीं करता वही सही अर्थों में बड़ा व्यक्ति होता है. कि जिस प्रकार से खजूर का पेड़ बड़ा होता है लेकिन वो किसी काम का नहीं है, लेकिन उसी प्रकार से जो व्यक्ति बड़प्पन का प्रदर्शन करता है वो बड़ा नहीं है, लेकिन जो व्यक्ति बड़प्पन का प्रदर्शन या दिखावा नहीं करता सही अर्थों में वही बड़ा व्यक्ति होता है. आगे है, सब जीवों को भोजन देने वाला कौन है? तो उत्तर आएगा सभी जीवों को भोजन देने वाला ईश्वर या राम है. सभी जीवों को भोजन देने वाला कौन है? या तो ईश्वर कहोगे या फिर राम. कौन सी 4 वस्तुएं स्वर्ग सुख के समान आनंद देने वाली मानी गई हैं? कौन सी 4 चीजें हैं जो स्वर्ग सुख के समान मानी गई हैं? तो आएगा इसमें उत्तर आपका पुराना पान, ताजा घी,
अच्छे कुल की स्त्री या चरित्रवती स्त्री तथा घोड़े की सवारी। जो बेटा हमने पहले प्रश्न में भी कर चुके हैं कि कौन सी 4 चीजें हैं, तो वही आएंगी कि पुराना पान, ताजा घी, अच्छे कुल की स्त्री तथा घोड़े की सवारी। आगे है, निंदक को अपने आसपास रखने से क्या लाभ होता है। जो निंदक है यानी जो निंदा करने वाला है उसको हमारे आसपास रखने से क्या होता है। तो निंदक को अपने आसपास रखने से यह लाभ होता है कि वह हमारी कमियों को दूर बता देता है, कि वो हमें हमारी कमियां हैं उनको बता देता है, तथा उसका स्वभाव भी हमारा स्वभाव भी कैसे कर देता है, अच्छा कर देता है, साफ कर देता है। कि निंदक को अपने पास रखने से यह लाभ होता है कि वह हमारी कमियां बताता है तथा हमारे स्वभाव को भी साफ कर देता है, कि वह हमारी कमियां बताकर हमारे स्वभाव को भी साफ कर देता है। आगे है, रहीमन कवि ने पानी के विषय में क्या कहा है। जो रहीमदास जी हैं उन्होंने पानी के विषय में क्या कहा है। तो रहीमन कवि ने पानी के विषय में बताया है कि यह पानी के बिना मोती, मनुष्य और चून का कोई अस्तित्व नहीं है। कि पानी के बिना मोती, मनुष्य और चून का कोई अस्तित्व नहीं है। अब आगे हैं आपके दीर्घ प्रश्न उत्तर। दीर्घ में है पहला आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। निम्नलिखित दोहों को भावार्थ स्पष्ट कीजिए, यानी इनके भाव बताने हैं। पहला है, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। तो इसका क्या भाव है। तो उत्तर आएगा इसमें, इस दोहे में रहीमदास जी कहते हैं कि पानी को बचाकर रखना चाहिए, पानी को बचाकर रखना चाहिए, क्योंकि बिना पानी के सब सूना है। क्योंकि बिना पानी के सब सूना है। पानी के जाने से मोती अपनी चमक खो देता है तथा चून भी बिना पानी के बेकार हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से सम्मान के खो जाने पर, सम्मान या इज्जत के खो जाने पर मनुष्य के जीवन का कोई अर्थ नहीं रह जाता। तो यहाँ पर रहीमदास जी ने कहा है कि जिस पानी को हमें बचा कर रखना चाहिए, क्योंकि पानी के बिना सब कुछ सूना है। पानी के जाने से जिस प्रकार से मोती में चमक चली जाती है, और अगर चून में भी पानी ना डाला जाए, तो बेटा यहाँ पर चून दो, या तो आटे के लिए या फिर जो चूना होता है जो घर बनाते हैं उसके लिए दोनों के लिए हो सकता है, कि उस प्रकार से वो बेकार है। ठीक उसी प्रकार से अगर व्यक्ति की सम्मान, जो कोई मनुष्य है उसकी इज्जत या सम्मान खो जाता है, तो उसका भी कोई अर्थ नहीं है, वो भी बेकार हो जाता है। आगे है दूसरा, खैर खून खांसी खुशी, बैर प्रीत मदपान, रहीमन दाबे ना दबे, जाने सकल सुजान। की यहाँ पर ये 7 चीज़ें जो बताई हैं रहीमदास जी ने कहा है कि ये 7 चीज़ें किसी के भी दबाने से नहीं दबती। तो भाव इसमें, इस दोहे में रहीमदास जी ने बताया है कि 7 ऐसी बातें हैं जो कोई भी ज़्यादा समय तक छिपा नहीं सकता है। कि 7 ऐसी बातें हैं जो कोई भी ज़्यादा समय तक छिपा नहीं सकता है। ये बातें कौन सी हैं। 7 बातें हैं, खैरियत यानी सेहत, खून यानी कत्ल, खांसी खुशी, बैर यानी दुश्मनी, प्रेम मदपान यानी शराब का नशा, किसी भी सूरत में छिप नहीं सकते, ये सारा संसार जानता है। तो इस दोहे में रहीमदास जी ने बताया है कि 7 ऐसी चीज़ें हैं जो किसी के भी छुपाने से नहीं छुपती, और ये सारा संसार जानता है। और ये 7 चीज़ें हैं आपकी, खैरियत यानी सेहत, खून, खांसी खुशी, बैर, प्रेम, मदपान यानी नशा, ये किसी के भी छुपाने से नहीं छिपते। आगे आपके निम्नलिखित आशय के दोहे लिखिए। निम्नलिखित आशय यानी आपको क्या कर रखा है यहाँ पे बेटा, यहाँ तो आपको दे रखे थे दोहे, उनके आपने बताने थे अर्थ। यहाँ दे रखे हैं आपको अर्थ, और आपको बताना है कि ये दोहा कौन सा है। चलो आप बताइए। निंदक के निकट रहने से मनुष्य का स्वभाव निर्मल हो जाता है। कौन सा दोहा है ये कि निंदक के निकट रहने से मनुष्य का स्वभाव निर्मल हो जाता है। तो आएगा, निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छबाए, बिनु साबुन पानी बिना निर्मल करे सुभाए। और दूसरा है आपका, खजूर का पेड़ बड़ा होने पर भी महत्वहीन क्यों है। तो क्या कौन सा आएगा इसमें कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। तो यहाँ पर उत्तर है आपके पहले में, तो निंदक नीरे राखिए, आंगन कुटी छबाए, बिनु साबुन पानी बिना निर्मल करे सुभाए। ये तो आएगा आपके पहले वाले में। दूसरा है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर,
पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। तो ये दोनों आपके, ये इसमें जो दो आपको अर्थ दे रखे थे उनके आपको क्या लिखने हैं, दोहे लिखने हैं। और बेटा ये दोहे भी आपको अच्छे से पढ़ने हैं ताकि याद हो जाए। तो आज आपको ये सभी प्रश्न उत्तर हैं वो नोटबुक में नोट करने हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर, लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर और दीर्घ प्रश्न उत्तर आपको अच्छे से समझ आए होंगे। और सभी अपनी नोटबुक में बेटा सुंदर सुंदर राइटिंग में ही नोट करेंगे। थैंक यू। Students, welcome to our YouTube channel. This is for 7th class. Today we are going to start with the new syllabus for chapter number 5, pronouns. So students, now we completed with our revision work. Now today we are going to start with the new syllabus, that is for the first that is included in the first semester. So let's start. First of all, I will tell you about what is pronoun. Pronoun क्या होते हैं? A pronoun takes the place of a noun. It is used to avoid the respective use of nouns. It means pronouns वो शब्द होते हैं जो हम noun की place पे use करते हैं, but हम बार बार nouns को use ना करके we are going to use pronouns. For example, Tina bought some grapes. In this sentence, Tina is a noun, so in place of Tina we are going to put she. So this is, she is a pronoun. She wanted to distribute them at an old age home. See, इसमें हमने बार बार टीना का नाम यूज़ नहीं करके हमने शी पुट किया है इस सेंटेंस में। और इस सेंटेंस को हमने इसको अच्छे से एक्सप्लेन समझने के लिए हमने उसके लिए क्या यूज़ किया है, शी। सो हमने इसमें प्रोनाउन का यूज़ किया है। सो अगेन एंड अगेन हम टीना टीना, इट मीन्स हम दोबारा नाउन यूज़ नहीं करके हम प्रोनाउन यूज़ कर रहे हैं। सो इसका मतलब होता है वी आर यूजिंग pronouns for to make the sentences easy to look. Next is kinds of pronouns. We are having different kinds of pronouns. हम एक ही pronoun use नहीं कर सकते. According to the sentences and according to the category we are going to use pronouns. So we have some kinds of pronouns here. First is personal, interrogative, possessive, then reciprocal, reflexive, distributive, emphasizing, indefinite, demonstrative, relative. We are having many kinds of pronoun. So let's start with the personal and possessive pronouns. What are personal and possessive pronouns? First of all, personal pronouns are: a personal pronoun is a pronoun that stands for a person or a thing. It means किसी person के लिए या किसी thing, किसी चीज़ के लिए, किसी व्यक्ति या किसी वस्तु के लिए जब हम pronoun यूज़ करते हैं उन्हें हम personal pronoun कहते हैं. It means हम जब किसी अपने खुद के लिए यूज़ करते हैं तो उन्हें हम pronoun कहते हैं. For example, I, we, you, she, it, he, they, us, me and them are personal pronouns. जो हम खुद के लिए यूज़ करते हैं उन्हें हम personal pronouns कहते हैं. It replaces a noun in subject and object position. It replaces noun, ये नाउन को रिप्लेस करता है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की पोजीशन से. फॉर एग्ज़ाम्पल, सब्जेक्ट आप सभी को पता है, हमने पढ़ा था पहले, जिससे हम अपना सेंटेंस स्टार्ट करते हैं उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं जब हम किसी के बारे में बात करते हैं, और जो हम उसके बारे में बात करते हैं उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं. एग्ज़ाम्पल, I asked you to inform him about the surprise inspection. I, you and him are the personal pronouns and subject also. And object is about the surprise inspection. So
So use the pronouns like this. Next we are having possessive. Pronoun that shows possession, ownership or some other relationship is called to possessive pronoun. जब हम अपने प्रति किसी भी चीज़ के प्रति ये दिखाते हैं कि वो हमारा है, जब हम ये दिखाते हैं कि वो हमारी चीज़ है, ऑनरशिप दिखाते हैं या भाई ये बता रहे हैं कि किसका है, जब हम ये चीज़ आपको क्लियर कर रहे हैं कि इसका ऑनरशिप या इसका रिलेशनशिप अदर्स के साथ कैसा है, देन वी आर यूजिंग possessive pronoun. And possessive pronouns we are having some examples. All the easy essay were good but his was the बेस्ट. अब हम हिज को यहाँ पे हाईलाइट कर रहे हैं, तो हिज इसमें पोजेसिव है. हमने उसके बारे में बताया है कि सबके ऐसे बहुत अच्छे हैं लेकिन इसका बहुत अच्छा है, तो इसमें हमने हिज को डिनोट किया है कि वो उसका ऑनरशिप कौन है. So this is possessive pronouns. Now we are having some book exercise related to it. Just revise this table according to yourself. This is table according to the persons की first person singulars की क्या क्या होते हैं, second person plural क्या होते हैं. इसमें तीनों persons के बारे में बताया हुआ है आपको, first person, second person and third person according to the subject, object and possessive pronouns. So read it for yourself for the better explanation. Next we are having underline first question based on the personal pronouns. Please be careful on your studies because we are going to start with the new syllabus from today onwards. So अंडरलाइन द पर्सनल प्रोनाउंस इन दिस पैसेज. आपको इसमें पर्सनल प्रोनाउंस को पैसेज में रीड करना है और इसमें क्या करना है, अंडरलाइन. आई विल डू द सम अंडरलाइंस फॉर यू. लास्ट समर माई सिस्टर एंड आई विजिटेड आवर ग्रैंड पेरेंट्स विलेज. हमने एक सेंटेंस पढ़ा है लास्ट समर. इसमें सेंटेंस आ गया आपके लिए माई and I. They are two personal pronouns. We read in you can see, आपने अभी देखा था, अभी हमने पर्सनल प्रोनाउन में पढ़ा हुआ था कि my और I दोनों ही पर्सनल प्रोनाउन हैं. एंड हेयर इज़ R. R इज़ फॉर R यानी कि हमारे. We had a wonderful time there. इसमें वी आ गया हमारा. The best part about visiting the village was going around the village in a tractor with grandpa and running in the open fields. I also rode our pet horse Pascal. Grandpa allowed me to take a ride on it every evening. My sister's favorite part of the visit was gardening with grandma. They spent hours in her garden tending to plants and observing birds and butterflies in the garden. We look forward to visiting our grandparents every summer. So here is the passage we completed with the underline by reading this. So you also do your work like this in your notebook. And now we are having B question relating to the possessive pronouns. So first sentence is I do not like this bag as much as I like her bag. इसमें आपको क्या करना है, पोजेसिव प्रोनाउन इनकम्प्लीट है, यानी कि यहाँ पे इस सेंटेंस में पोजेसिव प्रोनाउंस नहीं है, पर्सनल प्रोनाउंस पुट किए हुए हैं, तो आपको उसको चेंज करना है पोजेसिव
प्रोनाउंस में। आप कैसे करेंगे? सी, आई डोंट लाइक दिस बैग, आई डोंट लाइक दिस बैग एज मच एज आई लुक हर बैग, हर की प्लेस पे आ जाएगा हर्स, हर्स बैग। Second sentence is, everyone has problems. What is their problem? What is theirs problem? Like this you will change the possessive pronouns. So 2 sentences I have done for you. Now 3 sentences are remaining, and do the sentence for yourself. Thank you everyone. We completed with the 2 kinds of pronouns, that is personal pronoun and possessive pronoun. Thank you students. Good morning students, welcome to our online classes. This is for class 7. In previous class we complete the exercise of our geography, and today we start our civics. Chapter 1, name the story of democracy. First of all we do the exercise of these chapters. So let we start. A part is fill in the blanks. First is the 2 guiding principles of democracy are, कि 2 गाइडिंग प्रिंसिपल डेमोक्रेसी के क्या हैं? फ्रीडम एंड इक्वलिटी, EQUALITY. सेकेंड इज all people are equal before the dash and they are entitled to have equal opportunities, कि जो पीपल इक्वल होते हैं और उन्हें समानता के जो अधिकार मिलते हैं, तो क्या है वो? लॉ, कानून सभी को इक्वल समानता का अधिकार देती है, काम करने का समानता देती है. थर्ड इज डैश इज दस डिफाइंड एट द रूल ऑफ द पीपल. तो क्या है इसका? डेमोक्रेसी. फोर्थ इज the earliest form of democracy existed in ancient Greece in the dash centuries BCE. तो क्या है? 5th to 6th. Okay. Fifth is, an important characteristics of the ancient Greek society was the existence of city-states. बेटा मैं ये चैप्टर आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ और मैं ये एक्सरसाइज भी आपको पहले करा चुकी हूँ, तो मैं सिर्फ आज रिवाइज करा रही हूँ. बाकी आप अपनी नोटबुक में से देख के अपना पूरा रिवीजन वर्क कर लेना. नाउ वी डू द ट्रू फॉल्स ऑफ दिस चैप्टर. द अमेरिकन प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन हैज़ डिस्क्राइब्ड डेमोक्रेसी एज गवर्नमेंट बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड टू द पीपल. दिस इज ट्रू. सेकेंड, द 2 गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी आर इक्वलिटी एंड फ्रीडम. ट्रू, अभी हमने फिलअप में किया था. थर्ड इज, द फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी दैट एग्जिस्ट इन द प्रेजेंट डे हैज़ अंडरगोन वेरियस स्टेजेस ऑफ रीच इट प्रेजेंट स्टेज. दिस इज ऑल्सो ट्रू. फोर्थ इज, द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दैट एग्जिस्टेड ड्यूरिंग रोमन सिविलाइजेशन exhibited a combination of monarchical, aristocratic and democratic elements. This is also true. Fifth is, the emergence of Italian city-states like Venice, Florence and Lucca led to far-reaching political development. It's also true. Now we do our exercise of chapter number 2. The name of this chapter is what is democracy, and first is fill up. The most important feature of dash is that it gives the people the power to elect the government. Democracy. Second is, the periodic elections conducted in the democratic countries allow the citizens to choose their representatives. Third is, the democratic setup also ensure that there is no dash of power by any person or party, monopolization. Fourth is, any democratic government cannot neglect the dash of the country, constitution, संविधान. Fifth is, people control the government through criticism and feedback, with which are 2 vital mechanism of democracy. criticism का मतलब क्या होता है? आलोचना.
और उत्तर देना कि लोग सरकार को कैसे नियंत्रण करते हैं, उसकी आलोचना करके और उसको प्रत्युत्तर देके, मतलब सरकार ने कोई काम किया तो उसका प्रत्युत्तर देके। तो ये 2 वाइटल मैकेनिज्म ऑफ डेमोक्रेसी हैं, मुख्य अंग हैं ये डेमोक्रेसी के। नाउ वी डू द ट्रू फॉल्स ऑफ दिस चैप्टर। First, the fundamental rights granted to the people of India by the Constitution promotes and protects the dignity of citizen। कि जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो क्या करते हैं, लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं, उनकी जो डिग्निटी होती है, लोगों की जो डिग्निटी होती है उनको, मतलब जो उनका सम्मान होता है उसको प्रोटेक्ट करते हैं। तो दिस इज़ ट्रू। सेकेंड इज इन इंडिया owing to its secularism every citizen is allowed to follow a religion of his her choice। कि भारत के अंदर जो धर्मनिरपेक्ष है उसमें क्या कहा गया है कि सभी जो नागरिक हैं वो समान हैं और उनको किसी भी धर्म को अपनाने की स्वतंत्रता है। तो दिस इज ऑल्सो ट्रू। थर्ड इज पावर इन इंडिया इज डिवाइडेड बिटवीन द 3 organs ऑफ द गवर्नमेंट, लेजिस्लेटर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। कि जो सरकार है भारत के अंदर उसको 3 अंगों में बांटा गया है। फर्स्ट कौन सी है, लेजिस्लेटर कार्यपालिका, लेजिस्लेटर विधायिका, एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका एंड जुडिशरी न्यायपालिका। तो दिस इज ऑल्सो ट्रू। फोर्थ इज डेमोक्रेसी प्रोमोट्स पॉलिटिकल इक्वलिटी एज ईच पर्सन हैज़ 1 vote एंड वैल्यू ऑफ ईच वोट इज इक्वल। कि जो डेमोक्रेसी है उसमें सभी लोगों को समानता दी गई है, राजनीतिक समानता दी गई है, 1 वोट का अधिकार दिया गया है और जितने भी लोग हैं सभी की वो वोट इक्वल होगी। ये नहीं कि किसी की 1 वोट है वो 2 के बराबर मानी जाएगी या किसी की वोट को नेगलेक्ट कर दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। सभी के वोट समान है और सबको 1 वोट देने का अधिकार है। तो दिस इज ऑल्सो ट्रू। फिफ्थ इज द लेजिस्लेटर कॉन्स्टिट्यूट द लॉ मेकिंग बॉडी ऑफ द गवर्नमेंट। कि जो लेजिस्लेटर है वो कॉन्स्टिट्यूट क्या करती है, वो लॉ बनाने का काम करती है, विधायिका है वो लॉ बनाने का काम करती है। तो दिस इज ऑल्सो ट्रू। नाउ वी स्टार्ट आवर थर्ड चैप्टर ऑफ सिविक्स, नेम इंस्टीट्यूशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेमोक्रेसी। ओके, फर्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स। इन इंडिया डैश आर कंडक्टेड एवरी 5 years। आंसर इज इलेक्शंस। कि भारत के अंदर जो प्रत्येक 5 साल में आयोजित कराए जाते हैं उनको क्या कहते हैं, इलेक्शंस कहते हैं, चुनाव कहते हैं। सेकेंड इज एनी डैश हु हैज़ अटेंडेड द एज ऑफ 18 इज अलाउड टू वोट इन इंडिया इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, जेंडर और रिलीजन। कि जो प्रत्येक नागरिक है, यहाँ पे आंसर क्या आएगा, सिटीजन। कि प्रत्येक नागरिक जो भारत का है उसको वोट देने का अधिकार है और उसके साथ किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं किया जाएगा, ना तो कास्ट के आधार पे, ना उसके जेंडर के आधार पे, ना उसके धर्म के आधार पे। ओके, थर्ड इज द डैश ऑल्सो प्रिपेयर द वोटर लिस्ट बिफोर ईच इलेक्शन। ये ईसी लिखा हुआ है, ईसी का मतलब है इलेक्शन कमीशन, ELECTION, इलेक्शन, COMISSION, ठीक है, COMMISSION, कमीशन। फोर्थ इज द इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूंसीज आर द यूनिट इन विच द डैश इज डिवाइडेड फॉर द पर्पज ऑफ इलेक्शंस। तो आंसर क्या है, टेरिटरी। कि इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूंसीज क्या होती हैं कि छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे प्रदेशों में बांट दिया जाता है राज्य को या प्रदेश को चुनाव लड़ने के लिए। कि एक राज्य के अंदर, जैसे हमारे हरियाणा के अंदर जो विधानसभा की जो सीटें हैं, लोकसभा की कितनी सीटें हैं अपने हरियाणा में, 10, राज्यसभा की 5 और विधानसभा की 90 सीटें हैं। तो ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाता है। जैसे आपके गांव है, गांव के अंदर आपके गांव को वार्ड्स में बांट दिया जाता है चुनाव लड़ने के लिए, ठीक है। फिफ्थ इज डैश इज द रिप्रेजेंटेटिव हु इज इलेक्टेड टू द स्टेट लेजिस्लेटर। कि जो स्टेट लेजिस्लेटर है, राज्य जो विधायिका है, उसमें जो चुनाव लड़ता है या उसको रिप्रेजेंट जो करता है वो कौन करता है, MLA करता है। MLA का मतलब क्या होता है, मेंबर ऑफ, MEMBER, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव, LEGISLATIVE, लेजिस्लेटिव असेंबली, ASSEMBLY।
मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो MLA का क्या मतलब है? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जो स्टेट लेजिस्लेटर को रिप्रेजेंट करता है। नाउ वी डू द ट्रू फॉल्स ऑफ दिस चैप्टर। द इलेक्शंस टू 545 सीट्स ऑफ द लोकसभा आर कंडक्टेड फॉर एवरी 5 ईयर्स। कि जो लोकसभा है उसकी 545 सीटों के ऊपर, कितनी सीटों के ऊपर? लोकसभा के अंदर 545 और राज्यसभा के अंदर 245 या 250, ठीक है, इतनी सीटों के ऊपर चुनाव होता है प्रत्येक 5 साल में। दिस इज ट्रू। राज्यसभा के अंदर 6 साल में 2 ईयर्स का जो वो होता है, एक प्रोसेस होता है, ठीक है। सेकेंड इज ए पॉलिटिकल पार्टी इज डिफाइंड एज एन ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज़ ए कॉमन आइडियोलॉजी एंड एम्स टू फॉर्म द गवर्नमेंट। कि पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है? कि जिसका एक विचारधारा होती है सरकार का काम करने की, ठीक है, तो सरकार की हेल्प करने की। तो दिस इज ऑल्सो ट्रू। थर्ड इज नेशनल पार्टीज आर दोज पॉलिटिकल पार्टीज विच आर प्रेजेंट सिग्निफिकेंटली थ्रू आउट द कंट्री। कि जो नेशनल पार्टीज होती हैं वो पूरे देश की पार्टी होती है, पूरे देश को रिप्रेजेंट करती हैं। तो दिस इज ट्रू। पॉलिटिकल पार्टी विच हैव इन्फ्लुएंस ओवर सर्टेन रीजन और स्टेट आर नोन एज रीजनल पार्टीज। कि वो पॉलिटिकल पार्टी जो एक देश के अंदर होती हैं तो उनको क्या कहते हैं? रीजनल पार्टीज कहते हैं, या स्टेट के अंदर होती हैं। तो दिस इज ऑल्सो ट्रू। नेशनल पार्टी पूरी कंट्री के ओवरथ्रू होती हैं, और जो रीजनल पार्टीज होती हैं वो एक रीजन के अंदर होती हैं और स्टेट के अंदर होती हैं, ठीक है। तो दोनों ही ट्रू हैं। फिफ्थ इज आफ्टर द इलेक्शन रिजल्ट्स आर अनाउंस्ड द गवर्नमेंट इज फॉर्म्ड बाय द पार्टी दैट लॉसेस द मेजॉरिटी ऑफ सीट्स। कि जो पार्टी होती है, जो सरकार बनती है, वो उस पार्टी की बनती है जो हार जाती है। तो ऐसा थोड़ी है जो हार जाएगी उसकी सरकार कैसे बनेगी? सरकार किसकी बनती है? जो पार्टी जीतती है। दीज आर द ट्रू फॉल्स ऑफ दिस चैप्टर।